गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं बहुत लंबे समय से एक शब्द सुना जा रहा है, पिछले करीब 30 वर्षों से, यानी 1990 के बाद। हिंदी में उदारीकरण और अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन। आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा कि उदारीकरण का प्रभाव, उदारीकरण क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन बातों पर आज मैं आपसे साझा करूँगा प्रभाव को। उदारीकरण लाइसेंस मुक्त व्यवस्था नाम है। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण कोटा सिस्टम लाइसेंस राज समाप्ति का संकेत है, और राजनीतिक क्षेत्र में उदारीकरण सरकारी तंत्र को उतना ही शक्तिशाली होने की अनुमति देता है जिससे कि पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात भारत जैसे देश में समझने के लिए कि उदारीकरण सरकारी तत्वों को उतना ही शक्तिशाली होने की अनुमति देता है जिससे कि पूंजीवादी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ये बहुत जटिल व्यवस्था बनकर उभर रही है। उदारीकरण भारत जैसे देश में किस सीमा तक किया जाए। उदारीकरण में जो मजदूर और सामान्य आय के व्यक्ति हैं या सामान्य तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वो किस हद तक अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, पोषित कर पाएंगे, ये नई नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। उदारीकरण और निजीकरण के जो प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं वो हैं आवासीय समाजवाद, कृषि सोशलिज्म। समाजवाद जो टर्म है उसमें कहा जाता है उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज, यानी अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहा जाता है कि सरकारी स्वामित्व वाले, क्योंकि सरकारी उपक्रमों को जनता के प्रतिष्ठान माने जाते हैं। तो ये एक आभासी समाजवाद, अगर जहाँ उदारीकरण आता है वहाँ आभासी समाजवाद यानी जनता के हाथ से और जो संस्थान वो छीनते जाते हैं। नव पूंजीवाद और अबंधता भी बढ़ती है। तो ये जो है अलग अलग चीज़ें जो हैं उदारीकरण निजीकरण का ये जो प्रभाव पड़ते हैं। आभासी समाजवाद बढ़ता है और इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो दी है, इसका जो प्रभाव के बारे में परिभाषा, क्या प्रभाव के बारे में बताया है एप्पलबी जो विचारक है उनकी भाषा। लोक प्रशासन के जो विचारक है एप्पलबी के, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की दुनिया कम हो रही है। इन उदारीकरण के बाद में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। कहने मतलब वो सरकारी प्राइवेट सा प्रशासन हो जाता है। और लोक प्रशासन पर उदारीकरण के जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो है नवीन लोक प्रशासन आ रहा है और लोक चयन, उपागम, नव कौशल परिप्रेक्ष्य, एक प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि अपडेट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो बता रहे हैं जो अपडेट मॉडर्न नॉलेज, इस तरह की नई नई बातें आ रही हैं। और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर आर्थिक उदारीकरण नीति के जो प्रभाव हैं वो पड़े हैं। सरकारी उपक्रमों में इक्विटी शेयरों का विनिवेशन, यानी हिस्सेदारी बेच दी जाती है। आजकल जो सरकारी कर्मचारियों जो संगठन कर रहे हैं, जैसे LIC की हिस्सेदारी बेच दी गई, भारत पेट्रोलियम की। उसका मतलब ये होता है कि कम हिस्सा सरकार का रख लिया जाता है, ज़्यादातर जो है वो हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। सरकार अपना हिस्सा उसमें घटा लेती है। तो आर्थिक उदारीकरण जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर, उसका मतलब यह है सरकारी उपक्रमों में इक्विटी शेयरों का विनिवेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों केवल करोड़ क्षेत्रों में ही पूर्ण सरकारी स्वामित्व की अनुमति देना और विनियमन, लाइसेंसिंग तथा कोटा प्रणाली को समाप्त करना। ये कि किस कोटा प्रणाली का यह मतलब किसको कितने प्रति शेयर मिलेंगे, प्रबंधन को कितने मिलेंगे, बाहर के क्षेत्र के लोगों को कितने और वहाँ के श्रमिक कितने, इस प्रकार कोटा प्रणाली को समाप्त करना, ये चीज़ें आ रही हैं। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया में व्यवस्था है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक ये कह रहा है कि जैसे प्रतिबंध हटाता है व्यापार के, कि एक देश दूसरे देश में आराम से निवेश कर सके, इस तरह की जो उनकी व्यवस्था है वो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। खैर किसी ने कहा था कि हर
जो विषय पर चर्चा की जाए तो उसके नफ़ा और नुकसान ने लाभ और हानि ज़रूर होते हैं। अगर जापानी प्रबंधन ने हमें यहाँ मेट्रो सेवा जो दी, वो निश्चित रूप से वो कंपनियां कमाने के लिए हमें देने के लिए नहीं है, परंतु दिल्ली जैसे क्षेत्र को काफ़ी लाभ हुआ है। लोगों की ज़रूरतें थी, उनकी जो उन्नत टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक उन्नत टेक्नोलॉजी की तो एशियन देशों को आवश्यकता है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि हमारा जो राजदूत और एम्बेसडर के जो उपक्रम थे भारतीय, वो ज़रूर पिछड़ गए, समाप्ति की तरफ भी चले गए, परंतु उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, सुजुकी की हो या होंडा की हो, इन्होंने काफ़ी हद तक एक उन्नत टेक्नोलॉजी के दम पर इनका जो एवरेज सिस्टम है, यानी उनकी जो तेल की या ईंधन की जो खपत है, इन्होंने काफ़ी घटाई है। और ये एक प्रकार से भारतीय जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे मिस्त्रियों को भी, मैं तो हमारे जो देसी भाई बैठे, ये वास्तव ओरिजिनल इंजीनियर ही, ये बता दूँ मैं। अगर कोई आईआईटी के बोझ मर रहा हो, रोड पर बैठा एक अगर मैकेनिक देखा जाए, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि वो उसको पछाड़ दे। किताबों के आधार पर डिग्रियाँ होंगी, यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वाली बात ये भी है, हमारे जो बाहर जो लोग हैं, इनको सिर्फ मजदूर की श्रेणी में न रखा जाए, इनके पास काफ़ी अच्छी समझ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी के पास ही होती है, परंतु इनमें से 1000 में से अगर एक भी उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त या कोई इस तरह का विकास कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं बाहर से उन लोगों को भी ढूंढें। तकनीकी जो मंत्रालय हैं, हायर एजुकेशन टेक्निकल के जो जो मिनिस्ट्री हैं, वो इस तरह की बातों को ढूंढें। आज वो केरला में दे रखा था कोई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले द हिंदू के न्यूज़ में बताया था कि हायर एजुकेशन का जो मिनिस्टर था, उसको सोना यानी गोल्ड स्मगलिंग में पकड़ा गया। तो ये स्मगलिंग और धन 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ इस तरह से बनाना रोक कर, और जो मंत्री और जो अधिकारी हैं, जो व्यक्ति, उन सबसे मैं अनुरोध करूँगा कि उन नए शोध में जुटें। अभी मैं इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन की बात करूँगा, यानी अच्छी सी समझ हो उनको। वही व्यक्ति किसी कार्य को आगे बढ़ सकता है, चाहे वो एक बागवान हो, चाहे कृषक हो, चाहे सैनिक हो, अच्छी समझ के साथ। और वो कहते कि एक साथ दिमाग को कई बातें नहीं चलनी चाहिए, एक तरफ ही बातें चलनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा लोक प्रशासन वापस लौटता हूँ कि ये वैश्वीकरण जो हो रहा है, इसमें तकनीकी की तो हमारे जैसे देशों को आवश्यकता है, परंतु ज़्यादा उनका यहाँ, हालांकि मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उस टाइम से ही ये कम्युनिस्टों के हमने नारे सुने रोडों पर कि भाई ये नहीं आना चाहिए, उदारीकरण खिलाफ है, ये है वो है, इस तरह बातें। पर किस हद तक आए और किस क्षेत्र में आए, ज़्यादा तो किसी का, हमारे व्यापारियों को भी, श्रमिकों को नहीं, हमारे व्यापार जगत को भी इससे नुकसान होगा। तो उनको काफ़ी हद तक रोका जाए। और एक रोकने का तरीका ये भी है, तकनीकी और कौशल और प्रबंधकीय कौशल से रोका जाएगा। अगर हम ज़्यादा उन्नत होंगे तो वो लोग हमारे सामने अपने आप ही नहीं टिक पाएंगे। तो हम थोड़ा सा उन्नत बने और अपना उनका विदेशी प्रभाव घटाएं, वैश्वीकरण का प्रभाव कम कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निजी उद्योग धंधे पनप सकते हैं। ये हमारी जैसे लागत कम रहेगी, अगर कीमत ठीक रहेगी। चाइना का माल काफ़ी सस्ता गया था, राष्ट्रवाद का काफ़ी नारा लगाना पड़ा लोगों, परंतु फिर भी नेपाल के मार्फत जो हमारी खुली सीमा है, इस तरह से बाहर से माल आता है, उसके सामने व्यापार जगत को भी एक नीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह भावनाएं भी पैदा करना बुरी बात नहीं, परंतु साथ ही एक नीति बना लें कि अगर वो आदमी जो को वस्तु बेच रहा है, समकक्ष वस्तु, तो उसकी वस्तु ज़्यादा सस्ती और उच्च तकनीकी वाले न हो, या हम उनके बराबर आएँ, उनसे ज़्यादा कुशल बने और अपनी लागत भी घटाएँ। तो लोक प्रशासनिक क्षेत्र में संकुचन आया हुआ है ये उदारीकरण से। उदारीकरण की नीति अपनाने के कारण लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पूर्व की अपेक्षा संकुचित हो गया है। तब प्रशासन का स्वरूप लोक कल्याणकारी न होकर निषेधात्मक हो गया। आज लोक प्रशासन सार्वजनिक उपयोग के कार्यों से अपना हाथ हटाते हुए सिर्फ कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने लगा है। अब ये माने जाने लगा है प्रशासन का कार्य सार्वजनिक निर्माण और लोक सेवा न होकर सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हाँ, ये भी है काफ़ी हद तक। अगर जहाँ निजी आ जाए तो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक होते हैं। लोक प्रशासन के प्रति आकर्षण में ह्रास भी हो रहा है। गिरावट आई उदारीकरण के फलस्वरूप लोक प्रशासन की प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ा है। आज लोक प्रशासन के प्रति प्रतिभाशाली पुरुषों का आकर्षण घट रहा है, तो उदारीकरण के फलस्वरूप आने वाली निजी कंपनी प्रति उनका झुकाव बढ़ रहा है। अब तो ये फिर भी कम सुनने में आ रहा है, परंतु
जब 2000 से पहले यानी 98 सन 1998 की बात है, आंध्र प्रदेश में जब हैदराबाद में बड़े पैमाने विदेशी कंपनियाँ आई, तो एक साथ वीआरएस लेने वाले करीब 60 के आसपास आईएएस अधिकारी जो प्रबंध की उपाधियाँ रखते थे, क्यों हमारे कि ये भी तो यहाँ पवित्र कार्य है कि कोई टॉप का आईआईएम से आईआईटी किया हुआ, आईआईएम किया हुआ और एम्स से डॉक्टरेट की बड़ी डिग्रियाँ लिया हुआ मेडिसिन क्षेत्र के, वो लोग भी यहाँ सिविल सेवा में आ जाते हैं। क्योंकि अमेरिका और विकसित देशों की तरह तकनीकी और प्रबंध के क्षेत्र जो दूसरे उनके खुद के हैं, वो मानते हैं कि वहाँ हमें कम लाभ और यहाँ ज़्यादा है। तो एक तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत आज मेरा निश्चित रूप से जो आज मैं ये सरकार से भी पक्ष विपक्ष से कि मैं हमेशा राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों को उठाता हूँ। निश्चित रूप से आप इतना मत रखिए कि एमडी जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है वो आईएएस की तरफ, यानी उसको उससे चिकित्सा क्षेत्र में उसको इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, इधर कुछ सुविधाएं घटाई जानी चाहिए। ये अंग्रेजों के टाइम से, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये खुद भी कहा था नीति आयोग के इसमें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी हमें जापान और चीन में जो सिस्टम है उसकी जो एक प्रकार से कॉपी करनी चाहिए। ये जो हमारी भारतीय जो सिविल सेवा है ये भी इंग्लिश प्रभाव एक रेटेड है, यानी वो सिर्फ एक नए आइडियाज़ नहीं उनके पास। ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी उसके पास नए आइडियाज़ नहीं है, वो चेंजिंग सीनेरियो के साथ बदलने को तैयार नहीं, बदले नहीं है। जो कि रटी रटाई बात थी मेरे हिसाब से 1901 में जो प्रशासन की जो पढ़ाई थी मसूरी में, शायद अब भी उनकी वही चल रही होगी जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक कहा है, तो उनकी सुविधाएं इतनी ज़्यादा न रखी जाएं। ठीक है, वो है क्या, एक अधिकारी है, सामान्य स्नातक व्यक्ति, तो उसको इतनी सुविधा नहीं दी जाए कि भाई उसके 8-8 घंटे में गार्ड बदल रहे हैं, ये वो महाराजा का दर्जा नहीं दिया जाए उसे। अच्छी बात है, सुविधाएं दी जाए, सुरक्षा दी जाए, मैं उस बात के खिलाफ नहीं हूँ। परंतु एक आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से निकला हुआ आदमी, एम्स से निकला हुआ डॉक्टर, आईआईटी से निकला हुआ एक टेक्नोक्रेट आदमी ये सोचता है कि मैं इधर क्यों, मैं इधर आऊँ या ज़्यादा। हमारे यहाँ ज़्यादा इनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान लोग हैं, ये अपना ही अपना वो देखते हैं लाभ। इनको ज़्यादा राष्ट्रवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना लाभ देखते हैं। जिधर अगर लाभ उधर बढ़ा दिया, जैसे तकड़ी तराजू वजन होता है तो उधर भाग लेंगे। ये बता देता हूँ मैं, ये सच्चाई है, ये दावा है मेरा। और इसके लिए मैं बिल्कुल जो नीति निर्धारक जो वर्ग है मैं उनसे दावा करता हूँ कि आप एक दूसरी तरफ सुविधा बढ़ा दो, उधर चले जाएंगे। इनको कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इधर ही चिपके नहीं, ये सिर्फ अपनी सुविधाएं और पैसे और जो सुविधाएं जो प्रदत्त सुविधाएं सरकार की वो देखते हैं। तो मैं विशेष रूप से ये मांग करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से कि सुविधा ऐसी हो कि एक एमडी जो डॉक्टर है और वो भी एम्स से निकला वो आदमी आईएएस में अपेयर ही ना हो, उसे पता लगे कि वहाँ मैं क्या करूँगा, उसकी सुविधाएं बराबर किसी स्तर की कर दी जानी चाहिए। और मैं मोटे रूप से ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, जो 57,000 रुपये के आसपास की जो बेसिक नौकरियाँ हैं सभी, उनका स्तर उसी रूप पर लिया जाए। वो चाहे सेना का ऑफिसर है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एमबीबीएस है, एमडी है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक बेनिफिट दिया जा सकता है। इन लोगों को चाहे आईएएस, इनको ज़्यादा सैलरी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं। ऑफिसरों की इंटेक जो है वो लगभग एक से इसी स्तर से हो। तो मैं विशेष रूप से बताऊँगा कि उनका मोह जो है वो इधर नहीं, उनके पास प्रबंध की तकनीकी और जो हेल्थ मेडिसिनल क्षेत्र की जो नॉलेज है वो उधर बढ़ाई जाए, बहुत आवश्यक है। तो लोक प्रशासन की को चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात भी कर रहा हूँ। उदारीकरण की नीति अपनाने के पश्चात आज उन क्षेत्रों में भी निजी कंपनियां प्रवेश कर रही हैं जिन पर कल तक सरकार का एकाधिकार था, उनका संचालन लोक प्रशासकों द्वारा किया जाता था। लेकिन आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है, अब इन क्षेत्रों में निजी कंपनियों का प्रवेश होता जा रहा है। लोक प्रशासन को अपनी उपादेयता बनाए रखने में कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। ये भी है, करना पड़ेगा काम। यदि आज आप देख रहे हो विशेष रूप से चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में भारी प्रतिस्पर्धा है। और सार्वजनिक क्षेत्र, ये बात मुझे को संकोच नहीं कहने में, देखने वाला कि बड़े पैमाने पर, मैं को ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थानों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पर जो आम की बात की जाए, खास की नहीं की जाए हमारी कि एम्स दिल्ली में कौन पहुंचा है, वीआईपी लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे, वो उससे चर्चा नहीं मेरी। पर जो सामान्य आय के लोगों में देखा जाए तो निजी क्षेत्र में लोग ज़्यादा जा रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए,
और बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए भी आगे ये होता जा रहा है। तो या तो सरकारी क्षेत्र उसके बराबर प्रतिस्पर्धी बने, और नहीं, स्वाभाविक है कि निजी क्षेत्र जो है वो सरकार बढ़ाएगी और बढ़ेगा। यदि वो प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएगा तो उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाएगा तो पिछड़ जाएगा। और आज ये भी बताया जा रहा है 36 लाख जो कुल सरकारी स्कूल हैं भारत में से, अभी हमारे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का आंकड़ा था कि 33 लाख में पर्याप्त छात्र संख्या नहीं है। कहीं 7 बच्चे हैं, 4 अध्यापक हैं, कहीं 15 बच्चे हैं, 3 या 5 अध्यापक हैं। और एक विद्यालय मैंने ऐसा देखा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का चल रहा है, जहाँ 100 बच्चे नहीं और करीब 16 के आसपास टीचर, जिसमें पीजीटी लेवल के टीचरों की संख्या 11-12। यानी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, उस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से है कि निजी क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा। लोक प्रशासन की भर्ती में प्रशिक्षण परिवर्तन उदारीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धापूर्ण माहौल में अपनी उपादेयता बरकरार रहने के लिए लोक प्रशासन में आने वालों की भर्ती प्रणाली में, उनकी प्रशिक्षण प्रणाली में आज परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है। परंतु भारत में अभी ज़्यादा बदलाव नहीं है। ये बात सही है कि जो तकनीकी और प्रबंध और ज्ञान की बात की जाए, देखो हमारे यहाँ लोग 2000 साल पहले किसी का नाम लेकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले मिल जाएंगे, परंतु अभी भी जब प्रशिक्षण की बात की जाए तो, और तकनीकी की, जैसे भी मैंने सुजुकी की बात की और होंडा की बात की, तो हमारे यहाँ योग्यता की कमी नहीं, शिक्षा की कमी नहीं है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ। आज भी विदेशी लोग मानते हैं कि शिक्षित लोग तो भारत में हैं, ये भी सच्चाई है। चाहे इंग्लैंड में डॉक्टरों की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे प्रोफेसरों की बात हो, इंजीनियर की बात हो, चाहे प्रबंधकों की बात हो, परंतु कहीं न कहीं खामी है सरकारी तंत्र में। और मैं कई बार से देख रहा हूँ कि जब हमारी योजनाएं की जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री महोदय जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो काफ़ी समय से विदेशी जो प्रवासी भारतीय थे उन्हीं को लेकर आया गया। तो कहीं कमी अगर है तो सरकार को इस तरह प्रयास करने चाहिए, ताकि यहीं प्रबंधक या अच्छी समझ रखने वाले लोग जो हैं वो वहाँ बैठें। लोक प्रशासन की प्रतिष्ठा को उदारीकरण के पूर्व लोक प्रशासन को समझ का प्रतिष्ठा सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, लेकिन उदारीकरण के पश्चात उनकी ये प्रतिष्ठा सम्मान में कमी आई। इस कमी के अनेक कारण हैं, जिनमें अपर्याप्त वेतन और सुविधाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक कानूनी उत्तरदायित्व आदि प्रमुख हैं। आज स्थिति ये होगी, लोक प्रशासन में जुड़े लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निजी क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं जो ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, और कुछ खामियां होंगी। जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की जा रही है, यहाँ जो उत्तर प्रदेश केडर के आईपीएस मिस्टर प्रकाश जो हैं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं, तो उन सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका डाली थी 3 साल से पूर्व उनका नहीं किया जाए। पता नहीं माननीय न्यायालय ने उनको क्या निर्देश दिए हैं राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए। परंतु अंत में ये माना गया है कि भारतीय संविधान ये मान्यता देता है कि जो चुनी हुई जो सरकार है वो ही सबसे विश्वसनीय है। कोई व्यक्ति कितने भी लांछन लगाए कि नौकरशाहों को छूट दे दी जाए, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना गया था, और काफ़ी हद तक है भी। देखो, अपवाद की बात नहीं होती। काफ़ी हद तक जो निर्वाचित सरकार है, आज भी आप देखेंगे तो निर्वाचित सरकार का व्यवहार और नौकरशाहों की तुलना में जनता के प्रति ज़्यादा संजीदगी से भरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसे तो लोक प्रशासन भ्रष्टाचार की ऐतिहासिक भूमिका है। बड़ी अजीब बात है कि जो अधिकृत पुस्तकें वो भी स्वीकार करती है लोक प्रशासन भ्रष्टाचार की ऐतिहासिक भूमिका, और ये स्वतंत्र भारत के में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है। लेकिन विगत कुछ दिनों में उदारीकरण में लोक प्रशासन भ्रष्टाचार गति को बहुत तीव्र बना दिया है। ये बता रहे हैं लोग इस तरह की बातें कि लोक प्रशासन में करप्शन है। पर मैंने और दिन भी वीडियो में बताया था कि हम किसी को भ्रष्ट नहीं कहेंगे जब तक झूठ पकड़ने में मशीन ना आई। कहने वाला आदमी जो है वो अपराधी मुक्त हो जाएगा, कहने वाला अपराधी बन जाएगा, क्योंकि हमारी एक नई व्यवस्था प्रमाण लाओ, और प्रमाण का एक ही आधार है। हमारे अपराधी बड़े कुशल हैं, प्रमाण कम से कम छोड़ने की कोशिश करते हैं या छोड़ते नहीं। कई बार तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो ये विदेश में चिकित्सा शिक्षा लेने जाते हैं ना, यहाँ की जो किए हुए कर्म हैं वो वहाँ जाके उनका भुगतान होता है। यहाँ तक की बातें सामने आ रही, तो उनको कौन पकड़ने जाएगा, कौन लाएगा। दाऊद इब्राहिम बम्बई बम कांड का अभियुक्त यहाँ से कैसे निकल गया, हमारे प्रशासन और पुलिस प्रणाली को चकमा देकर, ढेर सारी बातें हैं।
ये राष्ट्र के नीति निर्माता, मैं तो उनसे ये अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जनता का शासन प्रशासन विश्वास बनाए रखने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए 1947 से पहले जनता ने ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं, जो यहाँ शासक प्रशासक जैसा नाम ही नहीं था, सिर्फ शोषण अत्याचार और बुराइयाँ झेली हैं इस भारतीय समाज ने। तो मैं यही पुरजोर प्रार्थना करूँगा सभी से कि राष्ट्र निर्माण में लग जाएं और इस व्यवस्था को थोड़ा थोड़ा एक साथ अग्नि की भूमिका तैयार करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा सभी पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल निकल कर आएगा, और सभी प्रयास करें कि व्यवस्था सुधरे। धन्यवाद।